दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज की वीडियो में हम एक बेसिक टॉपिक जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, हमारे मौलिक कर्तव्यों का। तो ऐसा है कि जब संविधान हमारा बना था, जब बन के तैयार हुआ और संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, इसको बाद में संविधान में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया मैं पहले ये बता देता हूँ। तो इसको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन को मायने रखते हुए पार्ट 4A में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया था। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और उसकी वजह ये थी कि इसमें बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए थे, उसमें से एक चेंज यह भी था जो कि आज भी ये रिपील नहीं हुआ है, ये आपका चला आ रहा है। इसमें कुछ परिवर्तन अवश्य हुए, जैसे कि जो एजुकेशन का था कि चाइल्ड से रिलेटेड एजुकेशन है, जो लास्ट वाला था, इसमें लिखा हुआ है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। तो ये एक ड्यूटी था कि मतलब माता पिता अपने बच्चों को जो कि 6 से लेकर के 14 साल के बीच में हैं, उनको जो बेसिक एजुकेशन होती है, एसेंशियल एजुकेशन होती है, उसमें वो प्रैक्टिस करवाएं। तो बाद में इसको 46वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। मतलब मौलिक कर्तव्य से हटा करके वहाँ से उसको प्रमोट करके मौलिक अधिकारों में इसको शामिल कर दिया गया। तो इसको अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने ये चर्चा कर ली कि फंडामेंटल ड्यूटी को स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे संविधान में जो आपके पार्ट हैं उसमें से 4th नंबर पार्ट, ठीक है, जिसमें DPSP है, तो 4th पार्ट में ए में जोड़ा गया। कभी भी ABCD जब आ जाए ना, तो आप समझ जाइए कि वो कभी ना कभी वो मूल रूप से संविधान में नहीं था, वो बाद में एडिशनल पार्ट है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये जानना है कि दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल। मतलब कि फंडामेंटल जैसे ड्यूटी होता है, जैसे फंडामेंटल आपका राइट होता है ना, तो फंडामेंटल राइट जो होता है वो आपका उसको वो लीगली बाइंडेड होता है कि मतलब किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको देने से मना नहीं कर सकती है। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपका लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो मतलब कि स्टेट चाहे तो कर्तव्य को एक्सेप्ट करे या फिर लोग कर्तव्य करें चाहे ना करें, उसके लिए कोई भी फॉलो अप प्लान नहीं है। ठीक है, अभी उसके अंतर्गत नहीं लाया गया। अगला है कि फंडामेंटल ड्यूटी वॉज टेकन फ्रॉम द USSR। उस समय का जो आपका USSR था, जो कि 1990 में विघटित होकर के कई देशों में टूट गया, और रशिया उसका एक मेन पार्ट है। ठीक है, तो सोवियत संघ जो रशिया था, तो उसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है फंडामेंटल ड्यूटी का। तो वहीं से इस कॉन्सेप्ट को हमने भी अडॉप्ट किया। दे आर द कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार हमने देखा होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जो DPSP होता है उसमें ये बात देखने को मिलती है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनको सिटीजन्स पे और जो फॉरेनर हैं, जो सिटीजन नहीं हैं, उन दोनों पर लागू होता है। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि कभी आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है क्या फॉरेनर्स पे लागू होता है, तो नहीं होता है। वो फंडामेंटल ड्यूटी केवल सिटीजन्स पे लागू होता है। मतलब जो भी इंडिया का सिटीजन होगा उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटी लागू होगा। ये तो हो गया आपका पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटी को हम पॉइंट वाइज यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनकी संख्या जब 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया तो उनकी संख्या 11 थी। लेकिन क्योंकि अंतिम वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उसको आज के डेट में फंडामेंटल राइट में प्रमोट कर दिया गया है, तो अब 10 ही बचेंगे। ठीक है, लेकिन हम बात सबकी करेंगे। जैसे इसमें पहला है टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। मतलब कि हम संविधान को मानेंगे। ठीक है, हम संविधान का रिस्पेक्ट करेंगे और उसके जो भी उससे रिलेटेड संविधान में जो भी, जैसे संसद की बात कही गई है और राष्ट्रीय प्रतीकों की बात कही गई, राष्ट्रीय प्रतीक में आपका जैसे फ्लैग आ गया, झंडा आ गया, और नेशनल एंथम आ गया, तो इस तरह के जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका हम सम्मान करेंगे और हम संविधान के अंतर्गत अबाइड रहेंगे। ठीक है, उसका पालन करेंगे। एक बात तो ये हो गई, पहला आपका। दूसरा हो गया टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियाज़ एंड इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था फ्रीडम के लिए, तो उसमें जो भी आपका इंस्पायर्ड आइडियाज़ हैं, नोबल आइडियाज़ हैं, उनको हम एक्सेप्ट करेंगे, उनको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा कर्तव्य रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर किसी ने शहादत दी है, कोई भी शहीद हुआ है, मतलब उस दौरान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो उनकी क्या मानसिकता रही होगी, आखिर वो उन्होंने ऐसा क्यों किया,
तो उनके जो नोबल आइडियाज़ हैं उनको हम फॉलो करने का प्रयास करेंगे, उनको रिस्पेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तीसरा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कई बार इसमें कहा गया कि हम अपने देश की संप्रभुता को, एकता को और अखंडता को, ठीक है, ये तीनों बातों को, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हम प्रोटेक्ट और अपहोल्ड हमेशा रखने का प्रयास करेंगे। ये तीसरा फंडामेंटल, प्रयास करेंगे नहीं, इसको मतलब अपहोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं इसमें आपका प्रयास कर इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये आपका लीगली बाइंडेड नहीं है, ठीक है, तो प्रयास ही किया जा सकता है, इसका कोई फॉलोअप स्कीम तो है नहीं अभी। चौथा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो। हम अपने देश की रक्षा करेंगे और जब भी देश की रक्षा के लिए, सर्विस के लिए हमें बुलाया जाएगा तो हम उसमें सहभागिता करेंगे। ये आपका चौथा हो गया। पांचवा हो गया कि टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। कॉमन ब्रदरहुड क्या है, मतलब कि बंधुता, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, तो वो विश्व बंधुत्व की भावना है। तो भारत में हमें विश्व बंधुत्व की कल्पना की जाती है, बंधुत्व की कल्पना, ब्रदरहुड स्कीम हमें फॉलो किया। जैसे हम कई बार हमने चाइना के साथ भी यही प्रयास किया पंचशील सिद्धांतों के द्वारा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नेचर दर्शाता है कि हमारे देश की जो मूल नेचर है वो आपका ब्रदरहुड का नेचर है। हम कॉमन ब्रदरहुड में बिलीव करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम जैसी हारमोनी से रिलेटेड जो भी रिस्पेक्टेड चीज़ें हैं उन पर हम बिलीव करते हैं। ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया, रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी, क्योंकि आप जानते हो कि जो इंडिया है वो आपका जो डाइवर्सिटी है उससे भरा हुआ क्षेत्र है, चाहे वो आपका भाषा के आधार पे हो, चाहे वो आपका धर्म के आधार पे हो, चाहे वो आपका क्षेत्र के आधार पे हो, चाहे वो आपका सेक्शंस के आधार पे हो। तो हम डाइवर्सिटी है हमारे पास, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड है ना, मतलब कि डाइवर्सिटी होने के बावजूद जो एक स्पिरिट है जो कि हमें एक नेशन बनाता है, उस ब्रदरहुड को हमें यहाँ पे बनाए रखना है, प्रमोट करना है उसकी हारमोनी को, ठीक है। एंड टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डिरोगेटली टू डिग्निटी ऑफ वुमेंस। हम इस तरह के प्रैक्टिसेस, मतलब इस तरह की हम क्रियाकलाप को स्थापित करेंगे जिससे कि महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं की जो रिस्पेक्ट है वो बनी रहेगी, ठीक है। अगला है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। कल्चर हमारे यहाँ का कोई सिंगल कल्चर तो है नहीं, ठीक है, तो आपका कंपोजिट कल्चर है, मतलब कि भिन्न भिन्न कल्चर है, ठीक है। चाहे आप किसी क्षेत्र में चले जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ कई संप्रदाय रहते हैं, कई धर्म रहते हैं, ठीक है, तो कई कल्ट हैं, कई सेक्ट हैं, तो उन सभी का जो कल्चर है, पूजा पद्धति अलग अलग है, ठीक है, याचना पद्धति अलग है, गॉड सबके अलग हैं। तो इन सभी कल्चर को बाइंड करने के लिए, उसको हेरिटेज को हमको प्रिजर्व करने के लिए, उनके वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए हमेशा प्रयास करना है। अगला है टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव द कंपासिंग फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात जुड़ी गई है कि हमें इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के प्रति सचेत रहना है, ठीक है। जीवों पर दया करो जैसी ये जो बातें हैं वो हमारे सदाचार में, नैतिकता में भी आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारा कर्तव्य भी बना दिया गया है। चाहे वो जंगल हो, चाहे वो आपके जलाशय हो, इसमें जलाशय में आपका लेक आ सकता है, रिवर आ सकता है, और वाइल्ड लाइफ है या फिर कोई लिविंग क्रिएचर है, तो लिविंग क्रिएचर है उसको मारना नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करना है। ये हमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अगला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यहाँ पे हमें देखना है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। कहने का मतलब कि आपने देखा होगा कि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंडस्ट्री 4.2 हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें कैसे संभव है? ये सब चीज़ें तभी संभव है जब हम साइंटिफिक टेम्पर रखेंगे। हमारा जो टेम्परामेंट होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, वो इस लेवल पे काम करनी चाहिए। तो इसमें यह भी कर्तव्य बनाया गया है कि यह हमारा इंडिविजुअल प्रयास होना चाहिए कि हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, जिससे कि हम रिफॉर्म की जो स्पिरिट है उसको बना के रख सकेंगे, ठीक है। मानव मात्र के लिए जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं उसको उस तरह से इन्वेंशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, और ये आपका 9th नंबर पॉइंट है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व द वायलेंस। हम कोशिश करेंगे कि वायलेंस ना करें, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। अगली बात कि मतलब टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी है, और हम जो सरकारी संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो पार्क हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है, सड़क हो सकती है, रोड हो सकते हैं, ब्रिज हो सकता है, तो उसको ख़राब ना करें, उसको गंदा ना करें और उसको सेफ करने का प्रयास करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज़ हो गया, जैसे लिखा होता है ना कि रेलवे हमारे देश की संपत्ति है, आपकी संपत्ति, तो उस संपत्ति को प्रिजर्व करना है, उसको घर नहीं ले आना है। अगला पॉइंट, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस
in all the spheres of the individuals and the collective activity so that the nation constantly rise to high levels of endeavor and achievement। अब हमें एक्सीलेंस के तरफ बढ़ना है, ठीक है। एक तो होता है कि किसी भी चीज़ को पढ़ना, दूसरा होता है उसमें हम एक्सीलेंस अर्जित करना, मतलब उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने की कल्पना करना, उसमें एक्सपर्ट बनना। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसे एफर्ट डालेंगे जिससे कि हम नेशन अपने देश को कॉन्स्टेंटली राइज कर सकें और उसको अचीवमेंट की नई ऊंचाई पर लेकर जा सके। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। अंतिम जो कि अब फंडामेंटल राइट भी बन चुका है वो था कि टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और द वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब इसमें प्रयास किया गया था कि 6 से लेकर के 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। हो सकता है ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पेरेंट्स के लिए है कि वो अपने बच्चों का इस तरीके से मतलब पालन पोषण करें कि उसमें एजुकेशन भी आपका 6 से लेकर 14 साल तक सम्मिलित हो। तो कोई भी कंडीशन हो, कंडीशन के बियॉन्ड जा करके आपको ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि इसको 46वें संविधान संशोधन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के अंतर्गत इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत रख दिया गया है। तो इसी के साथ आपका आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।